हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 टाइप ऑफ सॉइल पढ़ी। ठीक है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। उसकी प्रॉपर्टी बताई गई आपको। यहाँ पर तीनों का डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, ये तो हो गई प्रॉपर्टी और इसके अनुसार इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले अगर बात करें मेन कंपोनेंट कि वो मिट्टी किससे बनी है, तो सैंडी सॉइल सैंड पार्टिकल से बनी है, क्लेई सॉइल क्ले पार्टिकल से, और लोमी सॉइल दोनों के मिक्सचर साथ में सिल्ट पार्टिकल। पार्टिकल का साइज अगर देखें तो सैंडी सॉइल में 0.05 mm टू 2 mm, क्लेई सॉइल में 0.005 मिलीमीटर से भी कम, और लोमी सॉइल क्योंकि इन बिटवीन साइज होता है तो 0.005 से लेकर 0.05 मिलीमीटर। उसके बाद एम्प्टी स्पेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच में कितनी जगह है, कितना स्पेस है। तो सैंडी सॉइल में पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, क्लेई सॉइल में बहुत कम होती है, और लोमी सॉइल में एडुकेट, मतलब इन दोनों के बीच का। एयर स्पेस की बात करें कि भाई कौन सी मिट्टी ज़्यादा एयर को ट्रैप कर सकती है, सैंडी सॉइल वेल एरिएटेड, क्लेई सॉइल कम एरिएशन देती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल का साइज भी छोटा होता है और पार्टिकल नज़दीक होते हैं, इसलिए स्पेस ज़्यादा नहीं है। लोमी सॉइल इनएडुकेट, मतलब इन दोनों के बीच का। इसी तरह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अगर देखें तो सैंडी सॉइल की सबसे कम, क्योंकि ये होल्ड नहीं कर सकती, पानी निकल जाता है इसमें से। क्लेई सॉइल सबसे ज़्यादा, लोमी सॉइल मॉडरेट। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों के बीच में डिफरेंस हो गया। इसके बाद देखिए बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की मेन 3 प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर, परकोलेशन रेट ऑफ वाटर है, मॉइस्चर है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन द सॉइल। देखिए, परकोलेशन का मतलब क्या होता है? सीपेज करना। जैसे पानी को मिट्टी में डालते हैं तो पानी मिट्टी के अंदर चला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं परकोलेट होना। ठीक है, परकोलेट रेट का मतलब क्या है कि भाई कितने टाइम में कितना पानी परकोलेट हो रहा है, या पर मिनट या पर सेकंड देखें तो कितना पानी परकोलेट हो रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं परकोलेशन रेट। तो ये कुछ एक्टिविटीज के द्वारा समझी जाएगी। देखिए, वैसे इसमें दिखाया गया, हमने एक पाइप लिया, ठीक है, उस पाइप को मिट्टी के अंदर थोड़ा सा 2-3 सेंटीमीटर मिट्टी के अंदर इसको अंदर गाड़ दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लिया कि मान लो 100 मिलीलीटर हमने वाटर इसमें लिया, ठीक है, और इसके अंदर डालो। जैसे आप इसके अंदर डालोगे तो पानी जो मिट्टी के अंदर जाएगा, इसको बोलते हैं परकोलेट होना। ठीक है, परकोलेशन रेट निकालना है हमें, तो उसके लिए हम देखेंगे कि भाई हमने कितना शुरू में पानी लिया, ठीक है, और उस पानी ने, मतलब पाइप, क्योंकि देखो जब सारा पानी नीचे चला जाएगा तो पाइप बिल्कुल फिनिश खाली हो जाएगा। ठीक है, तो उस समय हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर पॉर्ड इन द पाइप, कि पाइप में हमने कितना पानी लिया। मान लिया हमने 200 ml वाटर लिया था, ठीक है, इस 200 ml वाटर को परकोलेट होने में, मतलब जमीन के अंदर जाने में कितना टाइम लगा, मान लिया 40 मिनट। ठीक है, तो परकोलेशन रेट निकाल सकते हो आप उस वाटर की इन द सॉइल, कि टोटल कितना पानी तुमने जो है लिया था, कितने समय में वो परकोलेट हुआ। ठीक है, जैसे इसको सोल्व करेंगे 5 ml पर मिनट, इसका मतलब हर मिनट में 5 ml वाटर उसके अंदर परकोलेट हो रहा है। तो परकोलेशन रेट अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग आएगा, ध्यान रखना। सैंडी सॉइल के लिए अलग होगा, और क्लेई सॉइल के लिए अलग होगा, लोमी सॉइल के लिए अलग होगा। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल के अंदर मॉइस्चर, मतलब मिट्टी के अंदर भी पानी होता है, तो ये इसको शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी लेंगे, नहीं सॉरी, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक मिट्टी का सैंपल लेंगे, ठीक है, और देखिए जैसे ये दिखा रखा है, टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने मिट्टी का सैंपल लिया, कोई भी मिट्टी डाल दी उसमें थोड़ी बहुत, नीचे उसको एक सिरे से गर्म करना शुरू करते हैं। तो जैसे हम गर्म करते हैं तो हम ये देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदरूनी किनारों के ऊपर
इस साइड में, इस एंड पे अंदर की वॉल के ऊपर कुछ पानी की बूंदें आ जाती हैं। और वो पानी की बूंदें कहाँ से आई? वो मिट्टी के अंदर से ही आई। मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर था, जैसे हम उसको गर्म करेंगे तो वो वाटर एवोपरेट होगा गर्मी की वजह से। ठीक है, यहाँ थोड़ा कूल सरफेस है, इसलिए वो वाटर यहाँ पर आकर कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, तो कंडेंसेशन की वजह से वो वाटर ड्रॉपलेट हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये एक्टिविटी शो करती है कि सॉइल कंटेन मॉइस्चर इन इट। अब इसके बाद एक एक्टिविटी दी गई है टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल। कि मान लो हमें कोई सॉइल का सैंपल दिया गया, उसमें हमें ये देखना है कि इसमें कितना मॉइस्चर है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो हमने 50 ग्राम सॉइल ले ली। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर रख लिया उसको। ठीक है, पहले उसका वजन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये उसका वेट आ गया 62.5 ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको गर्म करते हैं। इससे क्या होगा कि पानी जो है वो उड़ जाएगा एवोपरेट होके, जो सॉइल के अंदर था। ठीक है, गर्म करने के बाद उसको दोबारा से वजन करते हैं। वजन करते हैं तो अब की बार कितना आ रहा है? 55.30। ठीक, अब हम इसमें निकालेंगे मॉइस्चर कंटेंट। तो देखो इसमें शुरू में इसका वजन मिट्टी का था 62.5 ग्राम। गर्म करने के बाद इसका वजन कितना रह गया? टोटल 55.3 ग्राम। तो इसका मतलब उसके मॉइस्चर कितना था जो उड़ गया? वो था 7.2 ग्राम। उसमें से माइनस करेंगे इसको। 7.2 ग्राम का मॉइस्चर था जो कि इवेपोरेट हो गया। ठीक है, अब हम परसेंटेज निकाल देंगे। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल, मास ऑफ द मॉइस्चर कितना था? 7.2 ग्राम अपॉन ए मास ऑफ सॉइल सैंपल कितना था? टोटल शुरू में लिया था 62.5 मल्टीप्लाई 100, तो 11.5%। तो उस मिट्टी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना था? 11.5%। ठीक है, इसके बाद इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। कि मिट्टी के द्वारा पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, कितना एब्जॉर्ब करती है उसमें हम एक्टिविटी के द्वारा देखेंगे। हमने क्या किया, 3 सिलेंडर्स लिए। ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर है इनको बोलते हैं। हमने फनल लगाया इनके मुंह के ऊपर। ठीक है, और एक में सैंडी सॉइल डाली, एक में लोमी और एक में क्लेई सॉइल। अब हम क्या करते हैं कि इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, इसमें और इसमें 1 by 1 करके डालते हैं। ठीक है, जब पानी इन फनल में से टपकना बिल्कुल बंद हो जाएगा तब हम इसको यहाँ से हटा लेंगे और फिर इसको मेजर करेंगे। तो बेटा हम ये पाएंगे कि देखिए आप जैसे देख पा रहे हो, क्लेई सॉइल के अंदर सबसे कम वाटर का अमाउंट है, लोमी सॉइल में उससे ज्यादा है और सैंडी सॉइल में सबसे ज्यादा है। इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम है, इसलिए वाटर सबसे ज्यादा परकोलेट उसमें से हो गया। ठीक है, इसी तरह से क्लेई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसने कम पानी को अपने अंदर से पास किया, होल्ड ज्यादा करके रखा। ठीक है, तो इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का पता लगता है कि किस मिट्टी की कितनी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। लोमी सॉइल जो है वो इसके इन बिटवीन आएगी। ठीक है, इसमें देखिए सबसे कम, इसमें सबसे ज्यादा और इसमें लगभग बीच का मामला है। तो ये मॉडरेट सॉइल बोली जाती है इसलिए। ठीक है भाई, इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे सॉइल एंड क्रॉप्स। देखिए अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी जो है ना वो सुटेबल होती है। ठीक है, लेकिन अगर तीन तरह की मिट्टी जो हमने पढ़ी उनकी बात करें तो सैंडी सॉइल को आपने देखा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। ठीक है, क्ले सॉइल, हालांकि सैंडी सॉइल एरेटेड खूब है लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है उसकी। ठीक है, सेकेंडली क्ले सॉइल की अगर बात करें तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है लेकिन वेल एरेटेड नहीं है, एयर उसमें ज्यादा पास नहीं हो सकती। इसलिए मोस्टली जो सॉइल यूज की जाती है, ठीक है, फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, दैट इज लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल जो है ना वो बेस्ट सुटेड मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है और ये वेल एरिएटेड होती है। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें कि भाई कुछ अलग अलग क्रॉप्स की बात करें तो जैसे व्हीट और ग्राम है, ठीक है, उन दोनों के लिए क्लेई सॉइल
और लोमी सॉइल दोनों सही है। पैडी के लिए क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल दोनों सही हैं, ठीक है। पल्सेस वगैरह जैसे मसूर की दाल वगैरह है उसके लिए लोमी सॉइल ज़्यादा अच्छी है। कॉटन के लिए सैंडी और लोम का मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है, या लोमी सॉइल होनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग क्रॉप्स के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी को यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन। देखिए सॉइल इरोजन क्या होता है। मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है, ठीक है, वो काफ़ी उपजाऊ होती है। कई बार हवा, पानी या नेचुरल कॉजेज की वजह से वो लेयर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, तो वहाँ की जो मिट्टी है वो अनफर्टाइल रह जाएगी, क्योंकि ऊपर की लेयर जो है वो उड़ गई, ठीक है, या शिफ्ट हो गई एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जगह जो है ना वो वहाँ की जो मिट्टी है वो अनफर्टाइल कहलाएगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सॉइल इरोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे द टॉप सॉइल बाय विंड और बाय द फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। कि हवा या पानी की वजह से मिट्टी के ऊपर की जो लेवल वाली मिट्टी है, टॉप सॉइल जो है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, दैट इज नोन एज सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। अब किस वजह से होता है? देखिए, सबसे पहले डिफोरेस्टेशन, लार्ज स्केल ट्रीज को काटेंगे, ठीक है, तो मिट्टी जो होती है, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, आपने देखा होगा वहां की मिट्टी टाइट होती है, तो वो आसानी से हवा पानी के साथ उड़ती नहीं है। लेकिन डिफोरेस्टेशन हो जाने का मतलब क्या है? वेजिटेशन ना होना जमीन के अंदर, तो वहां की मिट्टी लूज रहेगी और वो आसानी से वहां सॉइल इरोजन हो जाएगा। सेकंड है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से आप देखते हैं कि भाई ये एनिमल्स वगैरह, मान लो ग्रीन प्लांट जो होते हैं, छोटे छोटे प्लांट, उनको चर जाते हैं, खा जाते हैं, तो उससे क्या है? हरियाली खत्म हो जाती है, तो मिट्टी जो है वहां पर प्लांट नहीं होगे तो मिट्टी आसानी से इरोड हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा। अनकल्टिवेटेड लैंड, कई बार फार्मर क्या करते हैं, लैंड को प्लो कर देते हैं, खेत को प्लो कर देते हैं, ठीक है, और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके अंदर कुछ बोते नहीं है, तो प्लो करने के बाद मिट्टी वैसे ही भुरभुरी हो जाती है, ठीक है, तो वो हवा के साथ आसानी से उड़ जाएगी। और लास्ट है फॉरेस्ट फायर, जंगलों की आग। आग लगने से भी क्या होगा? मेन वेजिटेशन को नुकसान हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद मिट्टी आसानी से हवा या पानी के द्वारा बह जाएगी। तो ये सभी रीजन थे जो कि सॉइल इरोजन को बढ़ावा देते हैं। प्रिवेंट कैसे किया जाए, मतलब सॉइल इरोजन को कैसे कम या खत्म किया जाए? तो जो इसके कॉजेज हैं उसी को ठीक कर दें। जैसे डिफोरेस्टेशन क्या था? पेड़ों की कटाई थी, तो उसकी जगह हम क्या कर दें? प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगाएं। सेकंड, ओवरग्रेजिंग को स्टॉप करें। ओवरग्रेजिंग स्टॉप होएगी तो वैसे ही वेजिटेशन अपने आप बढ़ जाएगी। स्टेप फार्मिंग को यूज करें। पहाड़ी क्षेत्रों में स्टेप फार्मिंग को यूज किया जाता है, ठीक है, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप, फिर नीचे 3 स्टेप, इस तरह से स्टेप फार्मिंग बोलते हैं। तो इससे भी सॉइल इरोजन नहीं होता है। और फोर्थ है डैम्स कंस्ट्रक्शन, डैम्स बनाए जाएं, नदियों के ऊपर बांध वगैरह बनेंगे तो वो पानी बाढ़ के रूप में शहरों में नहीं आएगा या गाँवों में नहीं घुसेगा, तो वहाँ मिट्टी जो है वो सॉइल इरोजन उसका नहीं हो पाएगा। और फॉरेस्ट फायर को रोकें। फॉरेस्ट फायर रुकेगी तो वेजिटेशन अपने आप बढ़ेगी, ठीक है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन नहीं होता। तो बेटा ये आपका लेसन था सॉइल से रिलेटेड। इसके आप सभी ओरल क्वेश्चंस करोगे, इसके डू यू नो पढ़ोगे, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। गुड लक।